आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर हमारा खास कार्यक्रम पॉडकास्ट। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं, तरह तरह के एक्सप्लेनेशन आपने सुन लिए होंगे। हमने बिहार में काबा एक सीरीज की शुरुआत की थी। हम उन्हीं गेस्ट को चुनाव के पहले लेकर आए थे और अब हमारी कोशिश है कि हम उन्हीं लोगों को चुनाव के बाद, परिणाम के बाद भी लेकर आएं और उन परिणामों को उनके हिसाब से समझने की कोशिश करें। पिछले एपिसोड में आपने पुष्यमित्र जी को सुना था। आज हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट संतोष सिंह हैं। संतोष सिंह द इंडियन एक्सप्रेस में जर्नलिस्ट हैं। आप इनका लिखा पढ़ा सुनते होंगे। इनकी कई किताबें हैं, आपने पढ़ी होंगी और अभी एक इनकी किताब हाल फिलहाल में और आने वाली है। और इस बातचीत में उस अनुभव का आपको सीधे तौर पर फायदा मिलेगा इसे सुनने के बाद, जिसे संतोष जी ने कमाया है लगभग बिहार में घूमकर। तो संतोष जी, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। और हमारे साथ हमारे दूसरे मित्र, जिन्हें आप बिहार में काबा के पिछले एपिसोड में संतोष जी के साथ बात करते सुने होंगे, कुमार केशव भी हैं। तो कुमार केशव जी, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया ऋतुराज। और हम इस बातचीत में बेसिकली बिहार में जो परिणाम आया है उसको अलग अलग पहलुओं में समझेंगे। तो संतोष जी, फेज वाइज हम लोग शुरुआत करते हैं कि फेज वाइज जिस तरीके से वोटिंग हुई, आप फेज वाइज घूमे और हम परिणाम भी अब फेज वाइज देखना शुरू करते हैं। मेरे सामने जो चार्ट खुला है उसमें पता चलता है कि पहले फेज में जहां वोटिंग हुई वहां पे 22 सीटें एनडीए को निकली, 47 सीटें महागठबंधन को गई। 71 सीटों पे चुनाव हुए थे। दूसरे फेज में 90 से ज्यादा सीटों पे वोटिंग हुई, 52 सीटें एनडीए, 41 सीटें महागठबंधन। और तीसरे फेज में, जिसे सबसे ज्यादा क्रूशियल माना जा रहा था महागठबंधन के लिए, वहां पे 51 सीटें बीजेपी को मिलती हैं, नीतीश कुमार बीजेपी की पार्टी को मिलती है, और सिर्फ महज 22 सीटें महागठबंधन निकाल पाती है। पहले और दूसरे फेज की लीड को एनडीए महज तीसरे फेज में खत्म कर देता है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब होता है। कैसे देखते हैं आप? क्या इसे रिवर्स पोलराइजेशन कह सकते हैं तीसरे फेज में, या इसे आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? ये दो फैक्टर तो स्पष्ट रूप से थर्ड फेज में दिखता है। एक तो ऑफ कोर्स ओवैसी का जो राइट सीमांचल की पॉलिटिक्स में होता है, वो अपना पोजीशन सीमेंट करते हैं और लोगों को पहले लगता है कि ये पॉपुलर तो है लेकिन इनको वोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि आरजेडी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है, इसमें ओवैसी उसके पार्ट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 5 सीट जीती और इसके अलावा बहुत सीटों पर उन्होंने डेंट किया। 16 सीट पर लड़े थे और कुछ जगह परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो कुल मिलाकर के सीमांचल का जो गणित था वो खराब कर दिया। और इधर मिथिलांचल में क्या होता है कि मिथिलांचल वाले बेल्ट में एक कांग्रेस के कैंडिडेट को, कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है, मुस्लिम कैंडिडेट को, जिनके अगेंस्ट में वो जिन्ना के समर्थक होने का आरोप था। तो उसके कारण से कहीं न कहीं एक रिलीजन के आधार पर वो एक धार्मिक ध्रुवीकरण वहां हो जाता है। उसके कारण गठबंधन वहां बुरी तरह से पिछड़ जाती है, मात्र 1 सीट जीत पाती है और अब्दुल वारिस अली के नेता हार जाते हैं आरजेडी के। और तीसरा फैक्टर जो एक चलता आ रहा था सेकंड फेज से जो स्टार्ट हो गया कि जो बीजेपी ने और प्राइम मिनिस्टर ने वो जंगल राज को इन्वोक किया कि लॉलेसनेस का फियर जगाया कि इनकी अगर सरकार आ जाती है तो फिर से बिहार में लॉ, तो वो कहीं न कहीं एक तरह से वो ये हुआ, उसका एक इम्पैक्ट हुआ और एक ध्रुवीकरण, एक तरह से आप ये माने ये ध्रुवीकरण उसके अगेंस्ट में धीरे धीरे होना शुरू हो गया, जो कि ग्राउंड पर दिख नहीं रहा था लेकिन हो जरूर रहा था ये। तो मुझको लगता है कि ये 3 फैक्टर मिला करके वो डिसाइसिव हो गया इनके लिए, जो भी इनको मार्जिन मिला, आपकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब बहुत जगह सीटों में आप देखेंगे कि 200, 400, 1000, 2000, तो इन केस इट वाज एनीबॉडीज गेम, लेकिन फाइनली जो जीता वही सिकंदर। यहीं पे एक सवाल और उठता है कि क्या सीमांचल क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है उसने आरजेडी के, कांग्रेस के मुस्लिम वोट के अपना होने के भ्रम को तोड़ दिया है और अब इन दोनों पार्टियों को कुछ नई रणनीति पे काम करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी इनके लिए अगले चुनाव में? निश्चित तौर पर यही तो इशारा मैंने किया। मैं जब सीमांचल में घूम रहा था, पहले भी गया था, तो मैं ये देखता था कि वो ओवैसी के बारे में, तलोड़ीमान के बारे में बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि ये आदमी सीमांचल पैकेज की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है। ये नहीं कि रिलीजियस पोलराइजेशन के नाम पर वोट मांगता है, नहीं,
एज अगेंस्ट जो उनका इमेज है, उस इमेज के पलट वो डेवलपमेंट की बात करते हैं कि भाई इतने कांग्रेस के एमपी हुए, यहाँ आरजेडी के विधायक हुए, क्यों किसी ने कुछ नहीं किया। तो और एक जो यूथ कनेक्ट है ना, जिस प्रकार आप कन्हैया कुमार का यूथ कनेक्ट आप देखते थे, तो एक यूथ कनेक्ट जो अवैसी के साथ है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, उनके स्वभाव में ये गुंजने लगता है। और इवन तारुल इमानी जबरदस्त स्पीकर है। तो एक जो कनेक्ट है ना, और ये सारे इनको पॉकेट बोरो समझते हैं कांग्रेस आरजेडी की, ये वोट जाएंगे कहाँ, तो ये चीज को तोड़ दिया। ये इस मिथक का टूटना मुझे लग रहा था कि ये होगा, देर सवेर की बात है। और अब मुझको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स बिहार में सीमांचल में और फैलेगी, वो मिथिलांचल तक भी जाएगी धीरे धीरे। एक सवाल मैं ऐड कर लूं यहाँ पे। आपने ओवैसी फैक्टर की बात की, तो वोटर जो है सीमांचल की, उनकी मानसिकता क्या है? उनको तो ये पता था कि ओवैसी सरकार में शामिल नहीं होंगे, उस स्थिति में नहीं होंगे कि सरकार में शामिल हो या कोई बहुत ज्यादा उनको सीटें आने वाली। तो वोटर क्या देखते हैं ओवैसी में? एक सवाल तो ये हो गया। और दूसरा ये जो कांग्रेस उन पे आरोप लगाती है कि वो बीजेपी की मदद करते हैं, तो क्या ये सही में बीजेपी की मदद करते हैं या वैसे ही एक राजनीतिक आरोप है? मुझको लगता है ज्यादा राजनीतिक आरोप ही है। बीजेपी मदद करती किस प्रकार? अब बीजेपी को जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो थ्योरी प्रूफ नहीं होती है। अभी देखिए कि इन्होंने बयान दिया तारुल इमाम ने कि भाई हम जो बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी उसको हम समर्थन देंगे। तो पब्लिक के मन में ये कहीं ना कहीं था ना कि अगर इनको ये जीत भी जाते हैं तो अगर जरूरत पड़ेगी तो यही दे सकते हैं, महागठबंधन को समर्थन दे सकते हैं, जिसका इशारा इन्होंने किया ही है। अब वो इसी नौबत नहीं आई है। तो एक तो उनका एक फैटिक था वो कांग्रेस आरजेडी वाली पॉलिटिक्स का, जो स्टेट पॉलिटिक्स का, और दूसरा एक फ्रेशनेस था ओवैसी की पॉलिटिक्स को लेकर के, एक एक्सपेक्टेशन की पॉलिटिक्स को लेके, और तीसरा कहीं ना कहीं था कि ये अगर जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ एक बार चलेंगे इनकी पॉलिटिक्स जो भी बची खुची है वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। तो ये मान के चलें कि जरूरत पड़ेगी, जो कि उन्होंने स्पष्ट कर दी दिया, उनके स्टैंड से स्पष्ट है कि वो महागठबंधन की मदद करेंगे। और आज मान लिए कि 4 सीट इनके पास है, हम के पास है, जीतन राम मांझी के पास है, 4 मुकेश सहनी के पास है, ये 4 आते हैं, ओवैसी मिलाकर सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी ये होने वाला नहीं, ये सब थ्योरी की बात है। ये आज मैंने स्टोरी की है क्योंकि ये कल कुछ चल रहा था ऐसा कुछ। हाँ जी हाँ, एक कहानी तो ये भी चल रही थी कि अगर मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का ऑफर दे दिया जाए तो पासा पलट सकता है। नहीं, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का ही नहीं दिया, मुकेश सहनी को भी दिया और इनको भी दिया, हमको भी दिया कि एक आपका उप मुख्यमंत्री, आज मेरी स्टोरी पढ़े आप, उसमें है कि और एक मंत्री, दो कैबिनेट बर्थ। और क्या फर्क पड़ता है भाई, हमको सरकार बनानी है तो 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो नहीं जाएंगे, वो अभी जाएंगे नहीं। यहीं पे एक बात करना चाहेंगे सर, स्ट्राइक रेट पे लौटते हैं। अगर जिस तरीके से परिणाम आए हैं, स्ट्राइक रेट देखें तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट स्वाभाविक रूप से सबसे ऊपर है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर पार्टी है वो लेफ्ट पार्टियां हैं। लेफ्ट पार्टी का स्ट्राइक रेट 63% के आसपास है। चौंकाता है आपको, या फिर एक तरीके से ये होना ही था, आरजेडी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट आकर एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाती है जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल था ग्राउंड पे? नहीं, मुझको नहीं चौंकाता था। एक ही चीज थोड़ा सा चौंकाया कि जेडीयू की कंस्टिट्यूएंसी से जहां ये कोलाइड कर जाते हैं वहां इनकी जीत हो जाती है। जहां वोटर्स को, दलित वोटर्स को तारा वाला छाप सीपीआई एमएल का वो दिखता है वो निशान, तो वहां लोग वोट दे देते हैं। तारा जिसको कहते हैं वहां तीन तारा पर तो दे देते हैं, लेकिन वो लालटेन पर नहीं देते हैं। तो ये चीज हुआ, वहां वो एनडीए को चुन लेते हैं, वहां वो जेडीयू को चुन लेते हैं। तो ये चीज मुझे इसमें उनकी विक्ट्री में कोई सरप्राइज एलिमेंट, उनका काडर तो बहुत दिनों से है, 90 तक तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, सीपीआई ने अच्छा किया, एमएल ने अच्छा किया, और ये तो नीतीश कुमार के उदय के बाद ही तो इनकी पॉलिटिक्स मार्जिनलाइज हो गई थी ना। इनके काडर अभी भी जीवित है, अभी भी 1 लाख की रैली कर सकते हैं गांधी मैदान में एनी टाइम शॉर्ट नोटिस पर, क्योंकि इनके काडर जीवित हैं। तो मैं इस रिजल्ट से सरप्राइज नहीं हूँ। अगर सीपी इन लेफ्ट को 50 सीट दिया होता तो बेहतर रिजल्ट होता, रादर देन कि कांग्रेस को 70 दिया है इन्होंने। कांग्रेस की आपने बात कही, तो अभी तारिक अनवर का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। तो क्या मतलब आगे चल के आरजेडी को भी लगता होगा मन में कहीं ना कहीं कि हाँ, कांग्रेस के चलते ही हम अटक गए? तो ये कैसे देखते हैं आप, आगे जो ये गठबंधन रहेगा इनका, वो स्मूथ रहेगा या आरजेडी भी पल्ला झाड़ेगी इनसे आगे? नहीं, पल्ला तो नहीं झाड़ेगी। आप उनका देखिए, उनका भी 9%, 9 पॉइंट समथिंग उनका भी है, पल्ला नहीं झाड़ेगी। वो 7-8% के फोर्स रहते हैं, क्योंकि जहां तक
अपर कास्ट को थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है, फोल्ड में लेके चलना है, तो फिर MY प्लस वाट वाली थ्योरी में फिर वो नहीं होगा ना। कांग्रेस को तो रखना तो पड़ेगा, लेकिन उनको एक लिमिटेड फॉर्म में 70 सीट देना बहुत बड़ा पॉलिटिकली टेक्टिकल मिस्टेक था। कांग्रेस 50 से ज्यादा डिजर्व नहीं करती थी, मैं तो कहूंगा 40 से ज्यादा डिजर्व नहीं करती। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल 30 से 40 सीटें डिजर्व करती थी बिहार में कांग्रेस। कांग्रेस इस पूरे अलायंस का वीक लिंक रहा है। और आप देखिए ना, कांग्रेस ने कब अच्छा किया है। मैं तो आपको 95 से गिनाऊंगा, जबकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, 72 सीट्स आते हैं, जगन्नाथ मिश्रा लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। उसके बाद देखिए ना कांग्रेस की स्थिति, उसके बाद जो कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है, 4 सीट पर आ गई थी। 27 के पहले तो इनके पास 4 था ना। 27 कब आया? जब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, जो बिहार की राजनीति के 2 बड़े ध्रुव एक साथ आते हैं, तो उसके बीच में आपको कन्वर्टिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और तो आपको भ्रम होने लगता है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जीवित हो गया। मुझको तो ये लगता है ना कि सदाकत आश्रम में कोई एक्टिविटी कभी दिखती नहीं है। वहाँ 30-35 परिवारों को इन्होंने रहने की जगह दे दी। अगर परिवार हट जाए तो सदाकत आश्रम आपको वीरान खंडहर लगेगा। कोई एक्टिविटी नहीं है। इलेक्शन के टाइम में पैराट्रूप करके लीडर्स आएंगे, कुछ भाषण दे के चले जाएंगे। कोई नेताओं का देश पुण्यतिथि होगा और ये बर्थ एनिवर्सरी होगा तो उस पर माला चढ़ा दिया जाएगा और फोटो खींच करके वो ट्विटर पर टैग कर देंगे। तो ऐसी कोई इतनी बड़ी पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है। और एक होता है ना कि एक कहा जाता था कि किसी क्रिकेटर का फॉर्म खराब होता था, कहता था कि नाउ ही इज प्लेइंग थ्रू मेमोरी। तो कांग्रेस इज प्लेइंग थ्रू मेमोरी। ये मैं ऐसा था। राजनीति वैसे नहीं होती है, आपको रोज जाना पड़ेगा फील्ड में। ठीक है, बिहार में सर एक कहावत है कि बिहार की राजनीति में 3 हाथ हैं। 2 हाथ जिस तरफ चले जाएं वो हाथ तीसरे से अपने आप बड़ी हो जाती है। और ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी तरीके से जातीय आधारित है, जातीय वोट बैंक पे आधारित है। क्या इस चुनाव में एक बार फिर वही रिफ्लेक्ट हुआ? हालांकि जेडीयू और बीजेपी का वोट बैंक अगर मिला दें तो लगभग 35-36% के आसपास बैठता है, और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर वोट बैंक के भी मामले में उभरी है 23% के साथ। आरजेडी नहीं पाट सकी उस 15% के वोट बैंक को जहां पे शुरू से ही बीजेपी और जेडीयू को एज था। देखिए, आप दोनों कॉम्बिनेशन का मिला के देखिए, लगभग दोनों बराबर हैं। आप एमएल का जोड़ लीजिए, लेफ्ट का जोड़ लीजिए, कांग्रेस का साथ जोड़ करके कॉम्बिनेशन का, ये थ्योरी ऑलमोस्ट बस्ट होते होते रह गई। यही एक थ्योरी थी जिसके कारण से मैं शुरू से कह रहा था कि हंग हाउस होगा। मेरा हंच था कि बहुत ब्रिज कर लेगा, बहुत पाट लेगा तो हंग होगा। लगभग वही हुआ। अब देखिए, अब तो ऐसे सीट है 1500 के नीचे बहुत सारी सीटें हैं, तो ये किसी का गेम हो सकता था। ये 10 सीट ज्यादा हो जाते तो आप ही कहते कि ये थोड़ी भंग हो गई। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सिर्फ कास्ट से काम नहीं चलेगा। आप एस्पिरेशन की बात करते हैं। तेजस्वी ने क्या बातचीत की? तेजस्वी ने एस्पिरेशन की बात की, माइग्रेशन की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की। तो असली नैरेटिव तो उस लड़के ने सेट किया इस इलेक्शन में। असली विनर तो इस इलेक्शन का तेजस्वी है। एनडीए ने सिर्फ लाज बचाई है अपनी, और हाई मॉरल ग्राउंड तो तेजस्वी को दूंगा। इस इलेक्शन का विनर तेजस्वी है। तेजस्वी की आपने बात की, तो तेजस्वी ने क्या अपनी राजनीति को स्थापित कर लिया प्रदेश में? क्योंकि पहले बात होती थी, जैसे मोदी जी भी कोशिश कर रहे थे जंगल राज का युवराज कह करके उन्हें लालू के छत्र छाया में धकेलने की, कि लालू के ही लड़के हैं ये। तो क्या तेजस्वी ने इस चुनाव में अपनी वो इमेज से वो बाहर आ गए हैं और अपनी खुद की पहचान कर ली है? एकदम। तो उसने क्या किया ना, बहुत ही आप देखिए कि सटी लालू जी के इमेज को हटाने का बहुत बड़ा कारण था कि ये लोग जंगल राज वाला इमेज 15 साल वर्सेस 15 साल, एलईडी वर्सेस लैंटर्न, ये सारे नैरेटिव ये करके हमेशा जाते थे ये। तो उसको नेपथ्य में जाने के लिए एक डिलिबरेटली ये किया। और दूसरा ये था कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तेजस्वी ने शुरू की कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में मैं एक अल्टरनेटिव इमर्ज ऑफर किया बिहार को। हमेशा एक बिहार की बात होती थी कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर। नहीं, मैं अल्टरनेटिव हूँ। उन्होंने उसी तरह से प्रोजेक्ट किया और अपने आप को कंप्लीटली फोकस्ड रहा, बहुत ग्रेसफुल रहा। एक बार सिर्फ बाबू साहब वाला रिमार्क अगर छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं वो स्लिप नहीं किया, और उसने पूरा जॉब्स वाले नैरेटिव को पकड़ा रहा। उस यूथ एस्पिरेशन को उसने कनेक्ट किया। उसके जो रैलियों में जो क्राउड देखा, जो कनेक्ट देखा, वो उसी के कारण था। तो ऑलमोस्ट उसने इलेक्शन के नैरेटिव को पूरी तरह से सेट किया और उसी के एजेंडा के काउंटर में जवाब देते नजर आए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बड़े नेता एनडीए के।
2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तब भी यही तेजस्वी थे, सब प्रचार की कमान भी संभाले हुए थे, आरजेडी का सब कुछ यही देख रहे थे। और अब का जो चुनाव है उसमें मुश्किल से साल 1.5 साल का अंतर है। तो दोनों में आप क्या तब के तेजस्वी में और अब के तेजस्वी में क्या अंतर पाते हैं? तब क्या उनसे गलतियां हुई, अब क्या उन्होंने इनसे मतलब सीख के अपनी स्ट्रेटेजी बदली? नहीं, दोनों की आप तुलना नहीं कर सकते, लोकसभा की और विधानसभा की। और ये मत भूलिए कि ये चुनाव पोस्ट कोविड का चुनाव था। पोस्ट कोविड का चुनाव इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के बाद का चुनाव था। लोगों की नौकरियां छूट गई है, सैलरियां आधी मिल रही है, लोग घर लौट के आए हैं, 5 किलो अनाज देने की बात करती है, उसकी क्रेडिट ले रही है। तो ऐसी स्थिति में जब 40 लाख लोग घर लौटे हुए हैं, उसमें बहुत से वापस जा पाए हैं, उसमें से एक लड़का आता है, वो कहता है कि 10 लाख नौकरी देंगे, क्योंकि आप 4.5 लाख वैकेंसी है, 5 लाख 5.5 ऑफ चाहिए नेशनल एवरेज को मैच करने के लिए। तो लोगों को लगता है कि ये एक एस्पिरेशन दे रहा है, एक भले ही अब कितना अनरियलिस्टिक है, क्या था वो बाद में डिस्कस होगा, लेकिन उसने एक होप दिया। उसने टीचर्स को कहा कि हम आपको पे पैरिटी देंगे, आंगनबाड़ी, जीविका, जितना भी डिसग्रंटल्ड और डिससेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड फोर्स थे, उस सबको कैटर करने की उन्होंने कोशिश की। और एक बहुत मार्केबल बात देखी कि पिताजी का जो स्लोगन था सेकुलरिज्म का और सोशल जस्टिस का, वो एक एब्स्ट्रैक्ट स्लोगन था, उसको उसने इकोनॉमिक जस्टिस कन्वर्ट करने की कोशिश की और एक आइडियोलॉजिकल बात नहीं की और प्राइम मिनिस्टर को अटैक नहीं किया। तो तेजस्वी तो इस इलेक्शन में इमर्ज किया। लास्ट इलेक्शन में मोदी जी के सामने में कुछ नहीं किसी का चला। वो एक 2019 एक डिफरेंट इलेक्शन था, उसमें तेजस्वी सर प्रिपेयर्ड नहीं थे। लेकिन ये मैं 2 रीजन मानूंगा कि पोस्ट कोविड पॉलिटिक्स का चेंज होना और दूसरी बात तेजस्वी बेटर प्रिपेयर्ड थे। लोग फाइट होते हुए हम लोग उसको भांप नहीं पा रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। मात्र 10-15 सीट के अंदर में वो हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं और हमारे सोचने का तरीका बदल नहीं सकता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, विनर तो मैं तेजस्वी को ही मानता हूँ। यहीं पे एक सवाल तेजस्वी से ही जुड़ा और है, क्या वक्त कम मिला? हमने देखा लगभग महीने भर 40 दिन का समय मिला चुनाव प्रचार के लिए, 2 महीने का वक्त मिल गया होता उसके आसपास का, तो कुछ और बदल सकता था? नहीं, इसको नहीं मानता हूँ। तेजस्वी ने 251 रैलियां की, 247 उन्होंने रैलियां की और 4 रोड शोज किए, 251 मीटिंग्स। नीतीश कुमार लगभग 150 के करीब किए। तो उनको जो बात कहनी थी ना, वो बात तो उन्होंने कहनी शुरू कर दी थी लगभग 1.5 महीने 2 महीने पहले से कि काली कलम से कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। तो वो बोलना शुरू कर दिए थे। उनके पास इन 3-4 बातों के अलावा कुछ बोलने के लिए नहीं था। आप देखते थे कि वो कोई पकाऊ भाषण नहीं देते थे, वो जाते थे और करते हुए जाते थे, क्योंकि उस टाइम को भी उनको मैच करना होता था। और कोई लंबा भाषण नहीं, किसी का डिबेट चल रहा है, कुर्सियां हैं, ये वो, कहीं कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, सीधा बोलते थे। पढ़ाई, कमाई, दवाई, रोजगार, 5-7 बातें जो रटी रटाई थी, जो कि पब्लिक के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो रहा था, वो बोलते थे, वेव करते थे, वहां से निकल जाते थे। तो मैं कहूंगा कि पर्याप्त समय मिला, जस्ट बिकॉज कि सोशल कॉम्बिनेशन को बिहार को अभी भी उस तरह से बिहार की पॉलिटिक्स नहीं निकल पाई है कि पूरी तरह से एक सामाजिक आधार के ऊपर। सामाजिक आधार हमेशा से यहाँ का 60-70% बेस रहता है और जो भी पॉलिटिक्स होती है डेवलपमेंट की और कोई भी नैरेटिव होती है, वो 30% ऊपर वाली होती है। ठीक है, यहाँ पे एक आंकड़ा आपको बताता हूँ सर, आप उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। इसके बाद केशव जो है वो नीतीश कुमार के भविष्य पर बात करेंगे बिहार की राजनीति में। आंकड़ा ये है कि 32 सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से अधिक है। अब मैं बताता हूं कि कौन सी पार्टी यहाँ पे इन 32 सीटों पे कैसे परफॉर्म की है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 12 सीटें जीती हैं, उसके बाद जेडीयू 6, तीसरे नंबर पे AIMIM 5 सीटों के साथ, चौथे नंबर पे कांग्रेस 5 सीटों के साथ और छठे नंबर पे आरजेडी रही है 3 सीटों के साथ और सबसे अंत में लेफ्ट पार्टियां हैं, 1 सीट मिली है उन्हें। इस आंकड़े को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप देखिए कि कुछ जगह सेलेक्टिव जगह पर योगी आदित्यनाथ का कैंपेन बीजेपी करवाते हैं। बीजेपी का कोई भी एक तरह से स्टैंडर्ड प्लैंक नहीं होता है इलेक्शन का। वो एक रीजन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो वहीं गए, सीमांचल गए योगी आदित्यनाथ पटना वाले एरिया में नहीं घूमे। तो वो कहीं न कहीं मुझको लगता है कि वो पोलराइजेशन भी हुआ अंदर, जो कि हमें जनरली नहीं दिखता है। वो फैक्टर भी वर्क किया। ओवैसी का फैक्टर तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मुझको लगता है कि उस काउंटर पोलराइजेशन हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने में है।
नीतीश पर बात करने से पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि थर्ड फ्रंट की बात हो रही थी, पप्पू यादव थे, कुशवाहा थे, तो कहाँ हवा हो गई ये सब? हालांकि पप्पू यादव जो थे ग्राउंड पर भी काफी सक्रिय थे, लगातार मुखर रहते हैं मुद्दों को लेकर के, लेकिन बड़े अंतर से वो चुनाव हार गए। देखिए, जनता पूरा है ना, पूरा समझदार हो गई है ना, वो समझते हैं कि ये जीत के क्या करेंगे, जाएंगे क्या करेंगे। पप्पू यादव की बेचारे की त्रासदी यही रही है कि इतना बढ़िया कनेक्ट होने के बावजूद भी, लोगों के प्रति सब जगह पहुंचने के बावजूद भी वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं हम और आप वोटर देखते हैं, जब वोट देते हैं तो सोचते हैं कि लीड देने से क्या फायदा होगा, ये कहाँ जाएगा। तो ये और कहीं न कहीं इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके साथ एक दो चीज हुई कि भाई, एक लालू जी के जमाने में के टाइम में उनकी पॉलिटिक्स हुई, लालू जी इतने बड़े नेता हुए यादव के, और दूसरा है कि वो अजीत सरकार मर्डर केस में जब एक्यूज होने के बाद भी वो प्रिजनर ऑफ पास्ट रहे। ये पप्पू यादव की बात हुई। अब एक कुशवाहा की बात की, कुशवाहा जी की एक तरह से ये कहिए कि वाटर लूट आई एक तरह से। लास्ट गेम एक अकेले लड़ने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लवकुश वोट नीतीश कुमार के तोड़ने की। उनका वोट का टेबल भी देखेंगे तो उन्होंने बहुत बुरा नहीं किया है, 40,000, 50,000, 30,000 इस तरह से वोट लाए हैं, लेकिन वो सक्सेसफुली डेंट नहीं कर पाया जितना कि चिराग जिस तरह से डेंट की नीतीश कुमार के। कुछ कुछ जगहों में कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार को डेंट किया है, जिसकी चर्चा हम कम कर रहे हैं। तो कन्वर्ट नहीं हुआ और एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने में सफल ये लोग फ्रिंज पार्टियां नहीं हो पाई, यही कारण। और ये अलायंस तो लास्ट में बना ना, पप्पू यादव तो अलग अलायंस में थे, और उससे रिजेक्टेड पार्टी का एक अलायंस बनता है तो जनता भी देख रही होती है। तो उसमें सिर्फ ओवैसी चूंकि बहुत दिन से उस एरिया में लगे हुए थे, तो ओवैसी रिजल्ट डिफरेंट हुआ, इन लोगों का रिजल्ट वही हुआ। ठीक बात है। अब नीतीश कुमार के भविष्य पे करते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने वाले हैं, ऐसा चल रहा है मीडिया में। हाँ, लेकिन आप ज्यादा समझते रहे, हम लोग भी देखते रहे कि नीतीश कुमार हमेशा जो एक कहा जाता है बड़े भाई बनकर रहे हैं, हमेशा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे सरकार चलाया उन्होंने। तो आगे क्या चुनौतियां होगी नीतीश कुमार की? अब जबकि उनके पास सीटें भी कम है, तो क्या वो दिल्ली से कंट्रोल होंगे या पुराने नीतीश कुमार ही रहेंगे? आपके सवाल में भी जवाब है, दिल्ली से भी थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, लेकिन ब्रॉड इशू पर बीजेपी इंटरफेयर नहीं करेगी। बीजेपी वैसी पार्टी नहीं है कि छोटे छोटे ट्रांसफर, पोस्टिंग किसको बनाना है ब्यूरोक्रेट में, उस लेवल पर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। अब उनका जो मकसद था नीतीश कुमार को एक तरह से राजनीतिक रूप से छोटा करना, आइडियोलॉजिकली छोटा करना, वो सब पर्पस सर्व हो गया है। अब 370, राम टेम्पल, जो भी कंसेंसस इशू थे दोनों पार्टियों के बीच में, जो डिफरेंस थे, वो कब के उन लोगों ने अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर दिए। नीतीश कुमार अभी भी उनके साथ हैं, तो आइडियोलॉजिकली कुछ नीतीश कुमार को अपोज करने के लिए नहीं है। अब पॉलिटिकली भी अब याद कीजिए, इनकी पार्टी 115 सीट था 2010 में, अब वही नीतीश कुमार हैं जिनकी पार्टी को 43 सीट्स है। ऑफकोर्स अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहे हैं, लेकिन अब किसी एक नेता का अगर ये एकमात्र उद्देश्य हो जाए कि चेयर में रहना है, तो फिर है चेयर में रहेंगे। जब तक बीजेपी का कंफर्ट रहेगा तब तक रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक रह पाएंगे। बीजेपी एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेगी। हो सकता है कुछ दिनों के बाद, 1 साल 2 साल के बाद इनको केंद्र की राजनीति है, या फिर वेंकैया नायडू कभी रिटायर हो तो वाइस प्रेसिडेंट का भी पोस्ट दे करके। बीजेपी का ये मकसद होगा कि एक स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली जो नीतीश कुमार की कंस्टिट्यूएंसी है, चाहे वो लवकुश कोयरी कुर्मी की कंस्टिट्यूएंसी है, ईबीसी की है, महादलित की है, वो धीरे धीरे बीजेपी को शिफ्ट कर जाए, ताकि 2025 में जब बाइपोलर पॉलिटिक्स हो तो एक बीजेपी एक स्ट्रॉन्गर कॉम्बिनेशन रहे अगेंस्ट आरजेडी। आपको संतोष जी ये नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार सौंप देती है बीजेपी को सत्ता, तो एक तरीके से क्या इसे बिहार की जनता या बिहार में एक मैसेज जाएगा कि जेडीयू ने अपना विलय कर लिया है बीजेपी के साथ? वो मैसेज तो तकरीबन अब जाना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, कोई भी अब 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, 4थे बार बनेंगे, तो हर एक एवरी गुड थिंग्स कम्स टू एन एंड। अब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स तो हमेशा से 2 तरह से देखता हूँ कि एक नीतीश कुमार 2017 के पहले वाले, एक नीतीश कुमार 17 के बाद वाले। 17 के बाद वाले नीतीश कुमार बहुत ही, उनका राजनीतिक कद छोटा है, आइडियोलॉजिकली एकदम वीक ग्राउंड पर हैं। अब चीफ मिनिस्टर के चेयर में रहना है, एक तरह से ऊपरी दिखाएंगे कि हमारी वही कनक है, सब कुछ है, लेकिन अंदर में आप देखिएगा अभी जो शेयरिंग होगा इसका मिनिस्टेरियल बर्थ का, लायन शेयर नेचुरली बीजेपी को जाएगा। तो ये सब चीजें होगी, लेकिन अब उनको आप ये डिसाइड करना है कि उनको एक्टिव राजनीति में कब तक रहना है। मुझको नहीं लगता है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो उनका खत्म हो गया। 25 में तो मुझे नहीं दिख रहा है कि एक नीतीश कुमार एक किसी चेहरे के रूप में वो रहेंगे भी, तो वो एक
उनकी पार्टी लड़ सकती है, लेकिन उसके वो उस तरह से वो फेस नहीं होंगे, कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होंगे, क्योंकि बाय दैट टाइम वो ये टेक ओवर कर लेगी बीजेपी। सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ होगा, वन एट ए टाइम। बीजेपी को कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। वो कौन से विभाग रहेंगे इस बार के मंत्रिमंडल में जहां से अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने अब धीरे धीरे, जिसको एक तरीके से बाद में विलय कहा जा सकता है, उसकी शुरुआत हो गई है? देखिए, गृह विभाग, कार्मिक विभाग और एजुकेशन शिक्षा, इस तीन में से एक भी अगर बीजेपी को जाता है तो आप ये मान लीजिए कि आप वो कंसीड करना इन्होंने शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग इन्होंने कभी नहीं दिया उनको, और चीफ मिनिस्टर ने हमेशा अपने पास वो कैबिनेट रखा, गृह रखा और पर्सनल डिपार्टमेंट कार्मिक रखा। तो इन सब विभागों में से गृह तो मुझे अभी भी नहीं लगता है गृह देंगे, कार्मिक दे सकते हैं। शिक्षा अगर दे दिया तो एक बहुत बड़ा इशारा होगा कि शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक को 74 है, एक को 43 है। तो उस हिसाब से तो ये फार्मूला तो उन्होंने ही लाया था, सीट के हिसाब से शेयरिंग होगी। तो बीजेपी तो वही कहेगी ये तो फार्मूला आप ही करते, प्रोपोर्शनल डिवाइड कर लिया जाए। तो उनके पास एग्री होने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अब दूसरे कैंप में जाने की भी उनकी स्थिति नहीं है कि मुख्यमंत्री बना देगा उनको कोई। तेजस्वी क्यों मुख्यमंत्री बनाएगा? वो तेजस्वी को बना सकते हैं, लेकिन उनको बनाने से क्या फायदा होगा? तो मुख्यमंत्री अगर रहना है तो एनडीए के साथ इनको पॉसिबल है, चाहे शर्तें रहेगी या बीजेपी की रहेगी, ऊपर से दिखाया जाएगा सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तुरंत बीजेपी कुछ नहीं करेगी, बीजेपी कोई जल्दीबाजी नहीं है, बीजेपी का मिशन एकम्प्लिश हो गया है। अब वो 25 के हिसाब से धीरे धीरे प्लान करेगी, वो नीतीश कुमार पर छोड़ देगी धीरे धीरे। नीतीश कुमार खुद थक हार के कहेंगे कि भाई आप यहाँ का ले लीजिए, और आप केंद्र में इनको एकोमोडेट करेगी। कभी भी नीतीश कुमार के साथ ये नहीं होगा कि उनको इज्जत नहीं देगी बीजेपी, उनको देगी। जो राजनीतिक मकसद था वो पूरा हो गया बीजेपी का। एज ए व्यक्ति के तौर पर वो बीजेपी हर्ट नहीं करेगी। कहने का मतलब ये जो ट्रांजिशन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू होगी। तो इसमें कहा जा सकता है कि जदयू की जो भूमिका होगी आगे की राजनीति में, वो एक तरह से बीजेपी की सहचर बन के रह जाएगी, कि बीजेपी के सहचर या बल्कि अनुचर बन के रह जाएगी, कि बीजेपी के पीछे पीछे चले। तो नीतीश कुमार क्या किसी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को कोशिश करेंगे अपनी पार्टी में जगाने का, या उसको ग्रूम अप करने का, कि साल 2 साल 3 साल का जो समय है उसमें कोई सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार की जाए जो खुद मतलब जदयू के लिए फैसला ले सके और जदयू को एक नया भविष्य दे सके? ये बहुत ही यक्ष प्रश्न है। अगर ये प्रश्न है तो ये इसका प्रयास इन्होंने पिछले 15 सालों से क्यों नहीं किया? नहीं 15 सालों से क्या, 10 सालों से कर रहे होते। इनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है जदयू के साथ कि इन्होंने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार नहीं किया। एक पोटेंशियल था उपेंद्र कुशवाहा में, लेकिन उन उपेंद्र कुशवाहा के अपने मिशन थे, वो भी जल्दीबाजी में थे, उसके कारण से वो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार कई बार अपनी सभाओं में बोल चुके हैं कि मैं आज आंखें मूंद लूं तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं उनको यह है कि मुझसे ही मेरी पार्टी है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी संस्था से बड़ा होना चाहता है तो वो एक तरह से कहिए तो राजनीति का दुर्भाग्य है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। नीतीश कुमार को अभी भी समय है कि सेकेंड लाइन प्रिपेयर करें। अभी बहुत कम समय है, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में कोई लीडरशिप क्रिएट हो सकती है। और उनके पास जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं वो लीडर्स नहीं हैं, उनके सेकेंड मैन हो सकते हैं, चाहे वो ललन सिंह हैं, आरसीपी सिंह हैं, ये सब उनके एक तरह से यस मैन हैं और उनमें एक लीडरशिप पोटेंशियल नहीं है। बीच में थोड़ा सा प्रशांत किशोर का प्रयास किया, लेकिन समाजवादी विचारधारा में एक तो अपर कास्ट पॉलिटिक्स की जगह नहीं है उस तरह से, और दूसरी बात है कि एक आईक्यू की जब लड़ाई होती है ना, प्रशांत किशोर का भी अपने लेवल का आईक्यू है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो एक सेकंड में जो नीतीश कुमार की बात सुने, डिस्टेंट सेकंड हो, मुझे नहीं लगता है कि लीडरशिप इतने कम समय में इमर्ज हो पाएगी। मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। आपने प्रशांत किशोर का नाम लिया तो मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि प्रशांत किशोर ने बात बिहार की शुरू की थी, हालांकि कोविड का टाइम आया तो फिर वो धीरे धीरे मौन हो गए एक तरीके से, उनका कैंपेन जो था वो उस तरीके से चला नहीं। तो क्या अगले 5 साल में आप प्रशांत किशोर को देखते हैं कि बिहार की राजनीति में वो उस तरह से उभर कर आएंगे या उभरने की कोशिश करते नजर आएंगे? और इसी में मैं भी अपना एक सवाल जोड़ दूं कि थे कहाँ प्रशांत किशोर इस चुनाव में? अगर आपको पता हो, आप बिल्कुल अंदर की खबर और अंदर के लोगों से मिलते हैं, तो थे क्या, कर क्या रहे थे और कितना कामयाब हो पाए? नहीं, मेरी टेक्स्ट के थ्रू बातचीत हुई है इस दौरान में, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत ही हुई है, लेकिन उसका लबो लुआब ये था कि कोविड, जैसे आपने कहा कि कोविड के कारण से वो बात बिहार के में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए,
और अभी वेस्ट बंगाल की चुनाव की तैयारी में उनकी कंपनी जो है वो बिजी है, उसमें सपोर्ट करेंगे। मेरी आफ्टर वेस्ट बंगाल इलेक्शन थोड़ा सा बिहार में वो ग्रास रूट पॉलिटिक्स स्टार्ट करने की शुरुआत की। थोड़ा सा अगर वो आएंगे तो उनके इंटेलेक्चुअल कलेवर पर तो कोई डाउट नहीं है, एक एक जगह की पकड़ है। अगर इस इलेक्शन के बीच में अगर ऑफ द रिकॉर्ड से अगर एक आदमी बोलता रहा कि एनडीए की सरकार आएगी तो वो प्रशांत किशोर भी थे। प्रशांत किशोर हमेशा कहते रहे कि एक ही कैलकुलेशन रहा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, तो ऑलमोस्ट राइट ये 74-75 बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वो कह रहे थे कि 130-35, तो उसको भी मैं लगभग सही मानूंगा कि तकरीबन ही गॉट इट राइट। तो जहां तक उनके बिहार आने की बात है, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए, कोई भी आदमी कंप्यूटर पर एक्सपर्ट बनना, आईटी मुगल बनना और राजनीति करना बहुत अंतर है। पुष्पम प्रिया चौधरी को क्या हुआ, 4,500 वोट उसके लीडर को ही आया। इससे पता चलता है ना कि आप फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लाख जानकारी हो, आपके पास लाख डाटा प्रोसेसिंग, डाटा माइनिंग करें। डाटा माइनिंग से राजनीति नहीं चलती है। तो इनको अगर वो इन्वेस्ट करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स में आगे 4-5 साल, तो कुछ न कुछ तो रिजल्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक अल्टरनेटिव प्रदान करेंगे, लेकिन हाँ जरूर कुछ न कुछ सर्टेन एरिया में जरूर अपील होगा। हो सकता है कि प्रकाश के लीडर इमर्ज करने की पोटेंशियल हो, लेकिन ऑल सेड एंड डन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इट इज टू अर्ली टू से दैट। और अंत में एक सवाल फिर हम खत्म कर देंगे कि राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। क्या एक संभावना है कि प्रशांत किशोर फिर से वापस आ जाएं, या फिर इतनी कड़वाहट हो चुकी है कि अब इसका घुल पाना बड़ा मुश्किल है? वापस आके भी क्या करेंगे? अब जेडीयू को साल्वेज करने के लिए क्या बचा हुआ है? आप अगर एक अल्टरनेटिव लीडर देंगे तभी कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि उनकी वापसी हो पाएगी, क्योंकि एक कॉकस में फंसी हुई है पार्टी ना। अब जैसे प्रशांत किशोर आए तो उनके आने के बाद सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट किसको था? आरसीपी सिंह को था, क्योंकि एक होता है ना कि पावर लाइन ऑफ में पावर जो मिल रहा था वो पावर शेयर करना पड़ रहा था। वो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हैं, तो डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से आ सकते हैं और उस तरह से मुझको संभावना इसकी छीन लगती है। राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन संभावनाएं मुझे बहुत कम लग रही है अब इसकी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह, इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनकी किताबों को पढ़कर आपने बिहार की राजनीति को समझा होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो मंगाकर पढ़ लीजिए, बिहार को बहुत गहराई से समझ सकेंगे। हमने बिहार में चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके अलग अलग पहलुओं पर इस पॉडकास्ट में चर्चा की। हमारे साथी कुमार केशव भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आने वाली किताब जेपी टू बीजेपी दिसंबर में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाए तो हम उसका रिव्यू भी करेंगे सर, और लोगों को बताएंगे कि उसमें क्या लिखा है। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं है। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। ध्यान बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।